कहानी की शुरुआत होती है एक अजनबी शख्स से जो एक पुराने पुल पर चला जा रहा है। उसकी नजर सामने पड़ती है तो देखता है कि एक शख्स रास्ता रोक कर खड़ा है। ये आम आदमी नहीं बल्कि एक जाना माना योद्धा है जो अपने छोटे भाई की मौत का बदला लेने आया है। दरअसल ये अजनबी शख्स कोई और नहीं बल्कि उस दौर का सबसे खतरनाक कातिल यानसी है, जिसका नाम सुनते ही अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। वो योद्धा जज्बात में यानसी से सख्ती से पूछता है कि आखिर उसे उसके भाई को मारने के लिए किसने पैसे दिए थे, मगर यानसी एक पेशेवर कातिल है और अपने किसी भी काम की बात किसी को नहीं बताता। उसकी इस बात पर वो योद्धा आग बबूला हो जाता है और उस पर टूट पड़ता है। यानसी अपने कमाल के हुनर से चंद ही पलों में उसे धूल चटा देता है और उसकी लाश वहीं छोड़कर अपने आगे के सफर पर निकल जाता है। आगे बढ़ते हुए यानसी की मुलाकात एक और योद्धा जुया किंग और उसकी साथी चियू से होती है। चियू उसे रोककर एक बहुत बड़ा सौदा पेश करती है। वो कहती है कि अगर वो एक शख्स की जान ले ले तो उसे मुंह मांगी दौलत मिलेगी। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही महबूब है जो उसे शादी के दिन बीच मंडप में छोड़कर भाग गया था। वो कहती है कि दिल टूटना तो वो सह लेती मगर इस बेइज्जती को नहीं सह पा रही। चियू अपने महबूब का नाम भी बता देती है और वो नाम है श्याओपांग, जो सर्वोच्च तलवार स्कूल का तीसरा उस्ताद है। इस नाम को सुनते ही यानसी एक पल के लिए ठहर जाता है और फिर सीधा उसका सौदा ठुकरा देता है। वो कहता है कि श्याओपांग तो पूरी दुनिया में उसका इकलौता असली मुकाबले वाला है और उसे मारने का हक सिर्फ उसका खुद का है। वो चाहता है कि जब भी उसका खात्मा हो तो वो सिर्फ उसकी तलवार से हो, किसी और के हाथों नहीं। यानसी के इनकार से चियू का पारा चढ़ जाता है और वो उस पर हमला बोल देती है। यानसी उसे बड़ी आसानी से हरा देता है मगर उसके अंदर उसे मारने की हिम्मत नहीं आती और वो उसे जिंदा छोड़कर अपने रास्ते पर आगे निकल जाता है। अगले दिन यानसी अपने पुराने सपने को पूरा करने की धुन में सीधा सर्वोच्च तलवार स्कूल के मुख्यालय पहुंच जाता है ताकि वो श्याओपांग को खुले मैदान में एक बड़े मुकाबले के लिए ललकार सके। मगर वहां पहुंचकर उसके सारे अरमान खाक में मिल जाते हैं क्योंकि श्याओपांग के पिता उस्ताद जुई उसे बड़ी सादगी से बताते हैं कि उनका बेटा पिछले महीने ही इस दुनिया से जा चुका है। ये बात सुनकर यानसी को यकीन ही नहीं आता और उसका गुस्सा भड़क उठता है। वो अपनी तलवार निकालकर वहां रखे उस ताबूत को चीर देता है जिस पर श्याओपांग का नाम लिखा हुआ था। इस हरकत को स्कूल की सबसे बड़ी बेइज्जती समझा जाता है। स्कूल के सारे शिष्य और उस्ताद यानसी पर एक साथ टूट पड़ते हैं। इस भारी हमले के बीच भी यानसी अपने असली हुनर का जौहर दिखाता है और अकेले सबको धूल चटाता चला जाता है। ये देखकर उस्ताद जुई हैरत में पड़ जाते हैं क्योंकि उन्होंने इतना असरदार लड़ाका पहले कभी नहीं देखा था। आखिरकार वो अपने शिष्यों को रुकने का हुक्म देते हैं क्योंकि उन्हें यानसी के दिल का दर्द समझ आ जाता है और वो जानते हैं कि वो असल में गुस्से में नहीं दुख में है। उस्ताद जुई बड़ी शांत आवाज में एक बहुत गहरी बात कहते हैं कि जब एक सच्चे लड़ाके से उसका काबिल मुकाबले वाला छिन जाता है तो उसकी जिंदगी बेमानी हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे उसकी वजह ही खत्म हो गई हो। इसी बातचीत के बीच अचानक यानसी को जोर से खांसी उठती है और उसके मुंह से खून निकल पड़ता है। इससे उसकी बहुत बड़ी सच्चाई खुल जाती है। दरअसल वो एक ऐसी बीमारी का शिकार है जिसका कोई इलाज नहीं है। यानसी टूटे हुए दिल के साथ वहां से चला जाता है। वो बचपन के 10 साल की उम्र से ही सिर्फ इसी एक मकसद के लिए ट्रेनिंग कर रहा था कि एक दिन श्याओपांग को हराकर अपना नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज करा देगा। मगर अब वो सारा सपना धूल में मिल चुका है। निराशा में डूबा हुआ यानसी अपनी तलवार को जमीन पर फेंक देता है। ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि इससे वो पूरी लड़ाई की दुनिया से रिटायर होने का ऐलान कर रहा है। उधर दूसरी तरफ चियू को भी जब श्याओपांग की मौत की खबर मिलती है तो उसका दिल टूट कर बिखर जाता है। उसका गुस्सा और उसका दर्द दोनों बहुत गहरे हैं। गम को कहीं और उतारने के लिए वो अपने सबसे वफादार पहरेदार येकिंग को हुक्म देती है कि वो उसकी नौकरानी लीमा से शादी कर ले। वो ये इसलिए करना चाहती है ताकि येकिंग को कभी वो दर्द न झेलना पड़े जो उसने खुद बिना जवाब मिली मोहब्बत में झेला था। मगर येकिंग साफ इनकार कर देता है क्योंकि उसके दिल में तो चियू के लिए ही एक गहरी मोहब्बत बसी हुई है। वो हिम्मत करके अपने दिल की बात खोल भी देता है मगर श्याओपांग की यादों में डूबी चियू उसे बहुत रूखेपन से ठुकरा देती है। येकिंग टूट सा जाता है और अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए वो खुद के साथ एक ऐसा भयानक कदम उठाता है जिसे देखकर हर किसी का दिल दहल जाता है और चियू भी सन्न रह जाती है। कहानी अब एक और तरफ मुड़ती है जहाँ एक नशे में धुत नौजवान लड़खड़ाता हुआ एक कोठे पर पहुंच जाता है। कोठे की मालकिन उसे देखकर सोचती है कि ये कोई बड़ा अमीर आदमी है और उसका बड़े प्यार से स्वागत करती है। मगर जल्दी ही पता चलता है कि उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। वो हैरत में पड़ जाती है जब वो नौजवान बताता है कि उसका तो कोई नाम भी नहीं है। वो उसे आंची नाम देती है
और 4 दिन का हिसाब चुकाने के लिए उसे नौकर बना लेती है। कहानी वापस यान्सी पर आती है, जो अपने इलाज की उम्मीद में एक पहाड़ पर एक बूढ़े जानकार से मिलने जाता है। वो जानकार बड़ी अच्छी तरह उसकी हालत को समझता है और बताता है कि यान्सी ने बरसों तक अपनी ताकत का इतना ज्यादा इस्तेमाल किया है कि उसका खून और उसकी अंदरूनी नसें बहुत बुरी तरह टूट चुकी हैं। वो साफ बता देता है कि अब उसकी बीमारी का कोई इलाज मुमकिन नहीं है और उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। जानकार उसे एक खास दवा देता है जो बीमारी को तो खत्म नहीं कर सकती, मगर उसकी बची हुई जिंदगी के दिनों में उसके बदन को थोड़ी ताकत दे सकती है। वो उसे सलाह देता है कि वो अपने बचे हुए वक्त का सही इस्तेमाल करे। यान्सी को अब पूरा यकीन हो जाता है कि उसका आखिरी दिन बस करीब ही है, इसलिए वो एक कब्रिस्तान में जाता है और खुद अपनी कब्र के लिए जमीन तैयार करने लगता है, ताकि जब वक्त आए तो उसे किसी की मोहताजी ना हो। उधर उस कोठे पर एक और वाकया हो रहा होता है। वहाँ मियाँ नाम की एक औरत 2 मर्दों से अपनी मेहनत के पैसे मांग रही होती है, मगर वो दोनों बड़े गुरूर में उसे पैसा देने से इनकार कर देते हैं। जब बहस बहुत बढ़ जाती है तो आंची बीच में कूद पड़ता है और मियाँ की तरफदारी में खड़ा हो जाता है। दोनों मर्दों को उसका बीच में आना बुरा लगता है और वो अपने चाकू निकालकर आंची पर हमला बोल देते हैं। वो दोनों उसे लगातार चाकू के वार करते हैं, मगर आंची अपनी जगह से टस से मस नहीं होता और सीधा खड़ा उन्हें देखता रहता है। ये अजीब मंजर देखकर दोनों की हिम्मत जवाब दे जाती है और वो उसी वक्त सारा पैसा चुकाकर वहाँ से भाग निकलते हैं। अगले दिन मियाँ आंची के जख्मों की मरहम पट्टी करती है और उसकी ये अजीब ताकत और भोलापन देखकर उसे यकीन हो जाता है कि वो एक बहुत नेक दिल इंसान है। इस पूरी दर्द भरी जिंदगी में मियाँ को पहली बार किसी भले इंसान की मौजूदगी महसूस होती है। वो हिम्मत जुटाकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर देती है, मगर आंची चुपचाप उसे देखता रह जाता है और कोई जवाब नहीं देता। उसके अंदर तो पहले से ही एक तूफान चल रहा है जिसे वो किसी के सामने खोल नहीं पाता। अगले दिन आंची को अपनी जिंदगी बिल्कुल बेकार लगने लगती है और वो सब कुछ खत्म करने का मन बना लेता है कि तभी एक बहुत नेक दिल शख्स मियाओजू उसे रोक लेता है। वो बड़ी मीठी और सच्ची बातों से उसे समझाता है और उसके अंदर एक नई उम्मीद जगा देता है। आंची को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो शर्मिंदा हो जाता है कि वो कितना बड़ा कदम उठाने वाला था। मियाओजू आंची का दिमाग बहलाने के लिए उसे अपने साथ काम पर ले चलता है। वो दोनों गटर साफ करने का काम करते हैं और भले ही ये काम बहुत नीचे दर्जे का माना जाता है, मगर दोनों इसे बड़े हौसले और खुशी से करते हैं। काम खत्म करने के बाद मियाओजू आंची को अपने घर ले जाता है ताकि वो उसकी बूढ़ी माँ से मिल सके। बूढ़ी माँ आंची को देखकर बहुत खुश होती है और मजाक में कहती है कि वो तो उसके बेटे से भी ज्यादा खूबसूरत है। बूढ़ी माँ आंची को बताती है कि उसकी एक छोटी बेटी भी है जो शहर में काम करती है और महीने में सिर्फ एक बार ही मिलने आ पाती है। उधर दूसरी तरफ कोठे पर मियाँ के साथ एक बड़ा हादसा हो जाता है। एक बहुत बदमाश ग्राहक उस पर बुरी तरह हाथ उठा देता है और उसके पूरे बदन पर नील पड़ जाते हैं। मियाँ अब और नहीं सह पाती और वहाँ से भागकर अपने पुराने घर पहुंच जाती है और यहीं पर एक बड़ा राज खुल जाता है। मियाँ असल में मियाओजू की वही छोटी बहन है जिसका जिक्र उसकी बूढ़ी माँ ने आंची से किया था। ये देखकर आंची भी हैरत में पड़ जाता है। अगली सुबह जब आंची मियाँ के घावों के बारे में पूछता है तो वो बड़े यकीन से कहती है कि उसने अब वो गंदा काम हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया है। उसने इतने बरसों में इतना पैसा जमा कर लिया है कि वो अब एक नई और साफ सुथरी जिंदगी शुरू कर सकती है और अपने परिवार के साथ रह सकती है। मगर कोठे का मालिक कभी नहीं चाहेगा कि मियाँ उसके हाथ से निकल जाए, क्योंकि वो उसकी सबसे कीमती कमाई है। वो अपने खूंखार आदमी उसके पीछे भेज देता है ताकि वो उसे जबरदस्ती वापस खींच कर ले आए। जब मियाँ अपने भाई और आंची के साथ बाजार गई हुई होती है तभी वो आदमी वहाँ आ धमकते हैं और उसे अगवा करने की कोशिश करने लगते हैं। आंची और मियाओजू दोनों मियाँ को बचाने के लिए बीच में कूद पड़ते हैं और उन गुंडों से भिड़ जाते हैं। इसी लड़ाई के बीच एक भाड़े के लड़ाके की नजर सीधा आंची के चेहरे पर पड़ती है और उसे पहचानते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो डर के मारे कांपने लगता है क्योंकि आंची कोई मामूली आदमी नहीं है। ठीक उसी वक्त यान्सी भी वहाँ से गुजर रहा होता है। वो अपने कब्रिस्तान के लिए एक कब्र का पत्थर खरीद कर ला रहा होता है। यान्सी और आंची दोनों को एक साथ देखकर गुंडों के सरदार की हालत खराब हो जाती है। वो सरदार इतना ज्यादा डर जाता है कि उसके अपने बदन पर उसका कोई काबू नहीं रहता और वो अपने आदमियों को छोड़कर जान बचाकर वहाँ से भाग खड़ा होता है।
ये पूरा नजारा गांव वाले भी देख रहे होते हैं और वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि यान्सी जरूर कोई बहुत बड़ा और मशहूर उस्ताद है जो सिर्फ दिखने भर से इतनी दहशत फैला सकता है। सारे गांव वाले उसी रात यान्सी के डेरे कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं। गांव वाले यान्सी के आगे हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि वो आंची को अपना शिष्य बना ले और उसे तलवारबाजी की तालीम दे, ताकि गांव के लोग उन डाकुओं का सामना कर सकें जो लगातार उन्हें लूटते और सताते हैं। यान्सी उन्हें कोई पक्का जवाब नहीं देता। उसी रात वो चुपके से कोठे के मालिक की हवेली में घुस जाता है और उसके सारे पहरेदारों को खत्म कर देता है। फिर सीधा उस जालिम मालिक तक पहुंचता है और उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इस बड़ी खबर के फैलते ही पूरा गांव खुशी से झूम उठता है और लोग जश्न मनाते हैं। यान्सी को आंची की असलियत का बिल्कुल अंदाजा नहीं है, इसलिए वो उसे अपना शिष्य बना लेने का फैसला कर लेता है। वो चाहता है कि उसकी सबसे बड़ी तलवार की तरकीबें उसके मरने के बाद भी जिंदा रहें। यान्सी बड़े यकीन से कहता है कि अगर आंची उसकी सारी तरकीबें सीख ले तो पूरी दुनिया में कोई लड़ाका उसे हरा नहीं सकेगा। आंची अपने चेहरे पर एक बड़ी मासूमियत लाकर हर तरकीब को बहुत ध्यान से देखता है, क्योंकि असल में तो वो खुद ही श्याओ पांग है और अपनी असलियत छुपा रहा है। थोड़ी देर बाद एक झील के किनारे यान्सी अपने दिल का दर्द बयान करता है कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस यही है कि वो श्याओ पांग से कभी लड़ नहीं पाया। आंची चुपचाप सुनता रहता है और यान्सी को लगता है कि ये नौजवान बड़ी बातों की गहराई नहीं समझता। यान्सी वापस अपने कब्रिस्तान लौट जाता है और अपने आखिरी दिन का इंतजार करने लगता है। दूसरी तरफ चियू को एक भरोसेमंद जासूस खबर देता है कि श्याओ पांग असल में जिंदा है और किसी और नाम से छुपकर एक साधारण जिंदगी जी रहा है। चियू देर नहीं करती और सीधा मिया के घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वो मिया के सामने एक ऐसा राज खोलती है जिससे मिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चियू बताती है कि उसका प्यारा आंची असल में कोई और नहीं बल्कि श्याओ पांग है, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज है और उसका अपना होने वाला जीवन साथी था। उसने बरसों पहले अपने घर वालों के दबाव से तंग आकर शादी वाले दिन ही मंडप छोड़कर भाग निकला था। ठीक उसी वक्त श्याओ पांग, जो अभी आंची बना हुआ है, घर के अंदर से बाहर निकल आता है। वो मिया और उसके परिवार को बचाने के लिए चियू के साथ जाने पर राजी हो जाता है। मिया की आंखों के सामने ही उसका प्यारा उसे छोड़कर एक दूसरी औरत के साथ चला जाता है। अगले दिन एक कासिद कब्रिस्तान में यान्सी के पास पहुंचता है और उसे ये चौंकाने वाली खबर देता है कि श्याओ पांग असल में मर नहीं गया था, बल्कि आंची के नाम से छुपकर उसी गांव में उसके पास ही रह रहा था। ये सुनते ही यान्सी के अंदर लड़ाके की पुरानी आग एक बार फिर भड़क उठती है, मगर तभी उसे एक बहुत बुरी बात याद आती है कि उसने अपनी सारी तरकीबें उसी शख्स को सिखा दी हैं जिसे हराने का उसका सपना था। दूसरी तरफ चियू श्याओ पांग को अपने साथ लाने के बाद तरह तरह के लालच देती है। वो चाहती है कि वो दोनों साथ मिलकर पूरी लड़ाके दुनिया पर राज करें और एक बड़े महल में शानदार जिंदगी जिया। मगर दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क होता है। चियू के दिल में सिर्फ ताकत की भूख है, जबकि श्याओ पांग को अब सिर्फ अमन और सुकून चाहिए। वो उसे अपने किनारे होने की असली वजह भी बता देता है। बरसों पहले उसके अपने पिता ने जबरदस्ती एक बूढ़े रिटायर हो चुके लड़ाके की जान लेने का हुक्म दिया था। उस मासूम बूढ़े को अपने हाथों से मारने का गम उसके दिल में इस कदर बैठ गया कि उसने कसम खा ली थी कि वो अब कभी किसी की जान नहीं लेगा। ये बात समझकर श्याओ पांग को अंदाजा हो जाता है कि उसकी और चियू की राहें अब हमेशा के लिए अलग हो चुकी हैं। वो चुपचाप वहां से निकलकर वापस मिया के पास जाने का फैसला कर लेता है, मगर चियू ये बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपने आदमियों के साथ रास्ते में उन पर हमला बोल देती है। श्याओ पांग मिया और उसके परिवार की जान बचाने के लिए बड़ी बहादुरी से लड़ता है, क्योंकि उसका दिल अब सिर्फ इन लोगों के लिए धड़कता है। इस भारी लड़ाई के बीच चियू का वफादार पहरेदार यीकिंग श्याओ पांग पर एक ऐसा वार करता है जिससे उसकी आंखों की रोशनी थोड़ी देर के लिए धुंधली हो जाती है। ठीक उसी वक्त कहीं से यान्सी वहां आ पहुंचता है और श्याओ पांग को उस बुरी हालत से बचाकर सुरक्षित जगह ले जाता है। इससे चियू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो मिया और उसकी बूढ़ी माँ दोनों को पकड़ लेती है और अपने आदमियों को हुक्म देती है कि उन्हें जिंदा जला दिया जाए। इसी बीच बेचारा मियाओजू भी अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, मगर वो बेबस हो जाता है और उसे एक पेड़ पर लटका दिया जाता है। इस तरह उस सीधे सादे आदमी की जिंदगी का बहुत दर्दनाक अंत हो जाता है। अगली सुबह जब यान्सी और श्याओ पांग वापस उस गांव पहुंचते हैं तो वहां का नजारा देखकर उनके दिल दहल जाते हैं। पूरा गांव जलकर राख हो चुका होता है और चारों तरफ बस तबाही के निशान बचे होते हैं।
राख के बीच उन्हें मियाँ की बूढ़ी माँ के जले हुए बदन के अवशेष मिलते हैं। ये देखकर श्याओपांग का दिल टूट सा जाता है। थोड़ी और खोजबीन करने पर उन्हें मियाँ मिलती है जो अभी भी किसी चमत्कार से जिंदा बची है, मगर उसका पूरा बदन बुरी तरह जल चुका है और उसकी हालत बेहद नाजुक है। यान्सी बिना एक पल गंवाए वो खास दवा निकालता है जो उसे कुछ हफ्ते पहले जानकार ने दी थी और जिसमें एक टूटती जान बचाने की ताकत है। इसके बाद यान्सी सीधा श्याओपांग की तरफ मुड़ता है और अपनी सारी नाराजगी उस पर उतार देता है। वो उससे पूछता है कि जब चियू ने इतने जुल्म ढाए तो वो कैसे चुप बैठा रहा और अपनी तलवार उठाने से क्यों बचता रहा। श्याओपांग बड़े भारी दिल से बताता है कि उसके अतीत पर पहले से इतना खून सवार है कि अब वो एक और जान लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। उसने कसम खा रखी है और वो इसे तोड़ना नहीं चाहता, मगर यान्सी उसके इस जवाब से बिल्कुल सहमत नहीं होता। वो उसे समझाता है कि एक सच्चे तलवारबाज का असली मकसद सिर्फ जान लेना नहीं होता, बल्कि उसका मकसद बुराई को खत्म करना और मासूमों की हिफाजत करना है। इसके साथ ही यान्सी उसे एक और बड़ी खबर देता है कि इसी वक्त चियू अपनी बड़ी सेना के साथ सर्वोच्च तलवार स्कूल पर हमला करने जा रही है ताकि उसे मिटाकर पूरी लड़ाके दुनिया पर अपना पूरा राज कायम कर सके। इसी वक्त चियू और उसकी बड़ी सेना सर्वोच्च तलवार स्कूल तक पहुंच जाती है। वो अपने साथ जहरीले हथियार लेकर आई है। इन हथियारों की वजह से बहुत सारे शिष्य एक एक करके जमीन पर गिरते चले जाते हैं। पूरे स्कूल में मौत का सन्नाटा छाने लगता है। ठीक इसी नाजुक मौके पर यान्सी और श्याओपांग भी वहां पहुंच जाते हैं। श्याओपांग अपनी पुरानी कसम को थोड़ा नरम करता है और बीच में कूदकर सिपाहियों को बिना जान लिए एक एक करके बेहोश करता जाता है। श्याओपांग को अपने सामने देखकर यिकिंग के अंदर की सारी नफरत उबल पड़ती है, क्योंकि जब जब चियू ने उसे ठुकराया था तो सिर्फ इसी शख्स की वजह से वो अपनी पूरी ताकत लगाकर श्याओपांग पर एक जानलेवा हमला करता है। मगर श्याओपांग बड़ी आसानी से उसके हर वार को हवा में ही रोक देता है, क्योंकि उसका हुनर उससे कई गुना ज्यादा है। यिकिंग का दिल टूटा हुआ है और वो हर हाल में उसे मिटाने पर तुला है। श्याओपांग को हारते न देखकर चियू भी अपनी तलवार लेकर उस पर हमले में शामिल हो जाती है और अब दो लड़ाके एक साथ श्याओपांग पर वार कर रहे होते हैं। इसी अफरा तफरी में यिकिंग एक तेज हमला करने के लिए बहुत करीब आ जाता है और अचानक चियू की तलवार गलती से सीधा यिकिंग के सीने के आर पार निकल जाती है। वो चौंक कर पीछे हटती है और यिकिंग के मुंह से खून की एक धार बह निकलती है। वो लड़खड़ा कर वहीं गिर पड़ता है। मौत की गोद में जाते जाते यिकिंग एक आखिरी बार अपने दिल की बात चियू के सामने खोल देता है। वो टूटी हुई आवाज में उससे शादी करने की गुजारिश करता है, मगर चियू का दिल अभी भी सिर्फ श्याओपांग के लिए धड़कता है, इसलिए वो एक बार फिर उसे ठुकरा देती है। ये आखिरी ठुकराव यिकिंग बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपनी बाकी बची हुई ताकत जमा करता है, क्योंकि अब उसे लगता है कि जो उसकी नहीं हो सकती वो किसी और की भी नहीं होनी चाहिए। ये देखकर चियू आग बबूला हो जाती है और उसी वक्त एक जोरदार वार से यिकिंग की जान हमेशा के लिए ले लेती है। मगर उसका अपना बदन भी अब बहुत बुरी तरह जख्मी हो चुका है और उसके पैर कांपने लगते हैं। वो अपने आखिरी लम्हों में अब भी सिर्फ श्याओपांग की तरफ लड़खड़ा कर बढ़ती है, मगर तभी अचानक और उसी पर वार करने की कोशिश करती है। फिर उसी की बाहों में अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले लेती है। कुछ दिन बाद जब सारा तूफान थम जाता है तो दोनों मशहूर तलवारबाज यान्सी और श्याओपांग एक आखिरी बार एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। उसे अच्छे से पता है कि उसकी हार तय है, क्योंकि उसने अपनी सारी असली तरकीबें खुद ही उसे सिखा दी हैं। फिर भी वो चाहता है कि उसका खात्मा उसी के हाथों हो। यान्सी की जिंदगी का एक बहुत सख्त उसूल था कि एक सच्चे लड़ाके के लिए बीमारी से घुल घुल कर मरना बहुत बड़ी बेइज्जती है। इससे बेहतर तो ये है कि वो मैदान में लड़ते हुए अपनी जान दे दें। कुछ पल के लिए दोनों के बीच एक जबरदस्त तलवारों की लड़ाई होती है और आखिर में यान्सी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। वो श्याओपांग की तलवार से एक जोरदार वार खाकर वहीं जमीन पर गिर जाता है और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। श्याओपांग अपने उस्ताद यान्सी को पूरी इज्जत और आदर के साथ दफनाता है, क्योंकि वो उसकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर चुका है। इसके बाद वो एक बड़ा फैसला करता है कि वो अब एक ऐसा घुमक्कड़ तलवारबाज बनेगा जो जगह जगह घूमेगा और कमजोरों की हिफाजत करेगा। इसी नए मकसद के साथ वो मियाँ के पास वापस लौटता है, जो अब पूरी तरह ठीक हो चुकी है और अपने पैरों पर खड़ी है, और दोनों साथ मिलकर एक अनजान सफर पर निकल पड़ते हैं। दोनों की आंखों में अब एक नई जिंदगी की चमक है और उनके कदम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं।